गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने यूक्लिड थ्योरम तैयार की थी और बहुत ही मजेदार थी। लगभग हर साल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रोज अपने को एक टॉपिक तैयार करना है। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले अभाज्य शब्द का अर्थ क्या है। अभाज्य शब्द का मतलब है ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो सकती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। और गुणनखंड विधि है, यानी कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त करेंगे और उससे हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास में है टॉपिक अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी संख्या को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, क्योंकि हम अंक गणित की चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर संख्या से मतलब हमारा है पूर्णांक से, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। स्टेटमेंट ही महत्वपूर्ण है इसके कथन का। अंक गणित के मूलभूत प्रमेय का कभी भी परीक्षा में पूछा नहीं जाता। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और गुणनफल है और गुणा के अंदर हम जानते हैं क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यहां भी अभाज्य संख्याएं किस क्रम में आएंगी वो महत्वपूर्ण नहीं है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या कितनी बार आएगी ये महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण लें, अपन कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे 45 है, इसके अपन गुणनखंड कर रहे हैं 3, उसके बाद में फिर 3 और 1, यानी 45 को आप लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर गुणा 5 की घात 1। 45 को मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखा है 3 गुणा 3 गुणा 5। इसी तरह से कोई दूसरा उदाहरण और ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 94, तो 94, 47, अब 47 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा तो सीधा 1 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 94 है वो 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा है, 2 गुणा 47। इस विधि से अपन किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख लेंगे। और अभाज्य संख्याओं को जब अपन गुणा करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या को ही काम में लें। जैसे 45 है तो आपको पता है कि 5 का भाग जा रहा है तो 3 की बजाय 5 भी ले सकते हैं। क्रम महत्वपूर्ण नहीं है और अभाज्य संख्याएं जो हैं एक दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, इसलिए 5 के बाद में 3 और 3 अपने आप ही आ जाएंगे। अब अपना प्रश्न जो बनता है इस प्रमेय के ऊपर वो ये है कि 3 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना। 3 संख्याओं का, कोई भी 3 संख्याएं दी जा सकती हैं और 3 संख्या के साथ साथ 4 संख्या का, 2 संख्या का भी आप निकाल सकते हैं एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम और एचसीएफ क्या है इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो तो है एलसीएम। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग हम दे सके तीनों संख्याओं में, वो उन तीनों संख्याओं का क्या कहलाएगी, एचसीएफ। और एलसीएम से मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा वो कहलाएगी एलसीएम। तो एक प्रश्न ले रहा हूं मैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था।
40, 36 और 126 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। तीन संख्याएं दी गई हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स अपने को लेने हैं वो आप नोट कर लेंगे। इधर तो मैं लिख देता हूं एचसीएफ के लिए क्या क्या अपने को करना है, और इस साइड में मैं लिख देता हूं कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपने को क्या क्या स्टेप करने हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1, प्रत्येक संख्या को आरोही क्रम में अभाज्य गुणनफल में लिखेंगे। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं, यहां पर अपने पास 3 संख्याएं हैं, तो तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यानी तीनों संख्याओं का जो आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है, उनमें कॉमन कौन सी संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें भी आ रही है, 36 में भी आ रही है, 126 में भी आ रही है। तीसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात, यानी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है तीनों संख्याओं में, उसकी सबसे छोटी घात कौन सी है। मान लीजिए 2 की इसमें 2 घात आ रही है, इसमें भी 2 घात आ रही है, इसमें 1 घात आ रही है, तो 2 तीनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा। लेकिन सबसे छोटी घात 2 की मान लीजिए 126 में आ रही है, तो हम कहेंगे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात 126 में है, इसलिए एचसीएफ में उसको शामिल कर लेंगे। तो जितने भी इस तरह के उभयनिष्ठ पद हैं उनको ज्ञात करके उनकी सबसे छोटी घात ज्ञात करेंगे और फिर इन सभी पदों को आपस में गुणा करेंगे। एलसीएम के अंदर पहला पद सेम आ जाएगा, यानी प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और आरोही क्रम में व्यक्त कर लेंगे। यानी पहले छोटे गुणनखंड जैसे 2, 3, 5, 7, फिर बड़ी संख्याएं। दूसरा जो पद है वो भी सेम आ जाएगा, चेंज करेंगे इसमें। दूसरे पद में क्या करेंगे कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात ज्ञात करेंगे। और तीसरा स्टेप आपस में गुणा खंडों का। फिर से समझ लें, एलसीएम के अंदर 3 संख्याएं हैं, तीनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे आरोही क्रम के अंदर। दूसरा स्टेप, जितने तरह के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, किसी में 7 आ रहा है, किसी में 11 आ रहा है, प्रत्येक की अधिकतम घात प्राप्त करेंगे। और दूसरा स्टेप करने के बाद में जितनी जितनी अधिकतम घातें आई हैं उन खंडों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये अपना
तरीका रहेगा HCF और LCM ज्ञात करने के लिए। अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं और बहुत आसानी से हल हो जाएगा ये। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए एक ट्री की तरह अपन इसको बना लेंगे। देखो 2 से, फिर 2 से और फिर 5 से। उसके बाद में 36 को 2 से, 2 से, 3 से, 3 से। 126 को 2 से, 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, फिर 3 का चला जाएगा और फिर 7 से। अब तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। 2 की घात 2, 1, 2, 3, तो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। 36 के अंदर 2 की घात 2 और 3 की घात भी 2, और 126 के अंदर 2 की घात 1, 3 की घात 2 और 7 की घात 1। ये काम अपने को करना है। तीनों को इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे। आरोही क्रम में लेंगे पदों को, पहले छोटी फिर बड़ी, उनकी घातें लगा लेंगे। अब अपन इनको तो मिटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। HCF, तो पहली स्टेप तो अपन ने कर ली। अब दूसरी स्टेप ले लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 तीनों के अंदर है और कोई संख्या तीनों में नहीं आ रही है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड की क्या लेनी है? न्यूनतम घात। न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात इसमें अपने को नजर आ रही है। इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो न्यूनतम घात हो गई 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो ये आ गया हमारा HCF, आ गया 2। अब ले लेते हैं LCM को। LCM में हमें क्या करना है? जितने भी गुणनखंड हैं वो सब लिख लेंगे। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 की अधिकतम घात 3, 3 की अधिकतम घात 2, 5 की अधिकतम घात 1 और 7 की अधिकतम घात 1। तो एलसीएम कैसे प्राप्त करेंगे? अधिकतम घात को ऊपर लगा देंगे। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। इसका मान निकाल लेंगे बस। तो 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 9 और 7 पंजू 35। तो ये हो गया आपका 72 गुणा 35। तो 72 गुणा 35 का जो मान है वो अपन ज्ञात कर लेंगे और यही अपना आंसर आ जाएगा। तो 35 दूनी 70 और ये हो जाएगा 2520। तो ये अपना हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना 3 संख्याओं का। सबसे पहले इनको 3, 4, 2 जितनी भी संख्याएं आपको दी गई है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेंगे। जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है और उसकी न्यूनतम घात कितनी है। जब आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं प्रत्येक की अधिकतम घात ज्ञात कर लेंगे, चाहे वो एक में ही हो, उभयनिष्ठ होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो अधिकतम घातें आई हैं उनको फिर आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये अपना एक अच्छा टॉपिक पूरा हो गया है, आसान है।
राजस्थान बोर्ड में 2.2 की प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप हल कर लेंगे। और इसके बाद में कल अपन टॉपिक लेंगे अपरिमेय संख्याओं के ऊपर, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रोज अपना एक टॉपिक तैयार होता चला जाएगा। और इस तरह से आप देखोगे कि जब गर्मियों की छुट्टियां आपकी खत्म हो जाएगी, जुलाई में आप स्कूल जाओगे, तब तक आपकी आधी से ज्यादा जो किताब है वो कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।